हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू सरफेसी एक्ट हमने समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि एक्ट इनएक्ट क्यों हुआ था और कहाँ कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल होता है और कहाँ पर नहीं होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट जो चैलेंज की गई थी उसके बारे में भी समझा था। इस वीडियो में हमने बेसिक डेफिनेशन समझनी है सारी की सारी कि एक्ट के सेक्शन अंडर सेक्शन 2 क्या क्या डेफिनेशन हमें दी गई हैं जो फ्रीक्वेंटली इस एक्ट में आगे यूज़ होंगी, और दो कंसेप्ट इसमें समझेंगे हम, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन होता है और सिक्योरिटाइजेशन होता है। इस वीडियो का फ्लो इस तरह से रहेगा कि हमारे को सारी चीज़ें देखनी है कि एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है और कैसे एक बैंक इंस्टीट्यूशन या फाइनल इंस्टीट्यूशन किस तरह से लोन करता है, किस तरह से सिक्योरिटीज लेता है, और किस तरह से इस एक्ट में इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट किस तरह से रिडीम की जा सकती हैं। और हम ये भी समझेंगे कि जो डेफिनेशंस हैं जैसे कि एनपीए है और क्लासिफिकेशंस है, किस तरह से उन सारी की सारी एसेट की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ इस एक्ट के अंदर है वो है कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर होती है, यानी कि ये एक्ट लगता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। और जो इसमें चार कंसेप्ट यूज होते हैं एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से वो है, एक तो सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन, सेकंड है इसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, और थर्ड है इसमें एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, और फोर्थ पिलर है हमारा इसमें, अगर फोर्थ पिलर की बात करें तो वो है आपका सेंट्रल रजिस्ट्री। सेंट्रल रजिस्ट्री है इसमें, जिसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी नोट होती हैं। तो पहली जो डेफिनेशन जो है वो है बैंक्स की इसमें। तो बैंक्स को इसमें किस तरह से डिफाइन किया गया है, बैंक्स ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बैंकिंग कंपनी, यानी कि अंडर सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोई भी बैंकिंग कंपनी बैंक की डेफिनेशन में आती है। कोई करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक होगा तो वो भी बैंक की डेफिनेशन में आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी सब्सिडरी और कोऑपरेटिव बैंक्स, और एनी अदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन के तहत किसी भी एंटिटी को नोटिफाई कर देती है तो वो आपकी बैंक्स की डेफिनेशन में आता है। तो इसी पावर के तहत, यानी बैंक की जो डेफिनेशन है अंडर क्लॉज 5 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत कोऑपरेटिव बैंक को पहले भी इसमें नोटिफाई किया हुआ है 2003 में। लेकिन अब ये एक देखने वाली बात है कि इन्होंने स्पेशल अमेंडमेंट करके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को अलग से डाला है। वो सारा का सारा डिस्कशन भी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, क्योंकि 2020 का जो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है इसमें पांडुरंग गणपति वाला, वो भी हमने डिस्कस करना है। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है 2003 के होने के बाद भी इतना देर तक भी 2020 में जाकर के लॉ सेटल क्यों हुआ है वो भी हम समझेंगे। तो बेसिकली बैंक्स की डेफिनेशन में अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये सारी एंटिटीज़ आती हैं, प्लस में कोऑपरेटिव बैंक भी बैंक की डेफिनेशन में आता है। सेकंड वर्ड जो इसमें यूज होता है वो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन इस तरह से काम करती है कि जो सेक्शन 4A है कंपनीज एक्ट का, उसमें कोई जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइन है तो वो उसकी डेफिनेशन में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब क्लॉज 2 में सेक्शन 2 के रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक एंड बैंक्रप्सी एक्ट, ये वाला जो एक्ट है 1993 का, उसमें किसी को नोटिफाई करती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी इसकी डेफिनेशन में आता है। डिवेंचर ट्रस्टी इसकी डेफिनेशन में आता है। और एआरसीज को तो डिटेल में ही हम कवर करेंगे। एआरसीज जो होती है, या तो जब वो ट्रस्ट की तरह काम करती हैं सिक्योरिटाइजेशन के और एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तब भी इसकी डेफिनेशन में आती हैं। ये सारा का सारा जब हम ये जो ट्रस्ट वाला पार्ट है और किस तरह से सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन काम करता है वो इन डिटेल इसी वीडियो में हमने आगे समझना है। और कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अंडर सेक्शन 45 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ से हमारे को एक क्लैरिटी हो गई है कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे होती है, नंबर 1। यानी कि दो लोग ए और बी इंडिविजुअली, मान लीजिए एक ए है एंड एक बी है, ये दोनों इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं कोई मॉर्गेज ट्रांजैक्शन करने के लिए कि भाई लोन लेने के लिए उन्होंने कोई प्रॉपर्टी आपस में रखी, उस एक्ट को विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट बेचना है, और सरफेजी को ये इनएक्ट करते हैं कि भाई सरफेजी एक्ट में हमारे को रिलीफ दिला जाए, तो उस केसेस में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इन दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही होगा। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सारा का सारा रेगुलेशन आरबीआई को दिया हुआ है। मतलब रेगुलेटिंग एंटिटी जो इस एक्ट के केस में है, यानी एआरसीज को जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है वो भी इसमें आरबीआई ही है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कि बैंक की लैंडिंग वर्क कैसे करती है। देखिए अब मैं आपको बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ
बैलेंस शीट है मान लीजिए बैंक की, इसमें इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं CRR SLR रिक्वायरमेंट जो है इस केस में नहीं है। ये बैलेंस शीट एक ऐसी बैलेंस शीट है जो एक हाइपोथेटिकल है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो प्रोसीजर्स बताए हुए हैं उनको फॉलो नहीं करती है। तो मान लीजिए बैंक है, उसके पास 100 रुपये की कैपिटल है और उसके पास पब्लिक का डिपॉजिट है 100 रुपये का। टोटल उसके पास 200 रुपये अवेलेबल हैं किसी बैंक के पास, और वो इसके तहत मान लीजिए 50 रुपीज़ का कैश रख के और 150 रुपीज़ के लोन एडवांस करती है। तो जो वो लोन एडवांस करता है वो बैंक की एसेट्स होती हैं, यानी इस लोन से वो इनकम कमाता है, और जो कैपिटल और जो डिपॉजिट वाला पार्ट होता है वो बैंक की एक लायबिलिटी होती है। यानी बैंक लोन एडवांस करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये बेसिक ऑफ बैलेंस शीट हो गई। अब इसमें देखिए दो सिनेरियो आते हैं आपके सामने। कोई भी बैंक लोन लेने जाता है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, वो मान लीजिए किसी रिटेल लोन की आवश्यकता के लिए बैंक के पास गया, यानी कोई हाउसिंग लोन फॉर एग्जांपल। और सेकंड केस है इसमें एमएसएमई का। एमएसएमई है, मान लीजिए कोई एंटिटी है, वो वहाँ पर लोन लेने के लिए बैंक के पास जाती है। अब इस दो सिनेरियो में देखिए क्या होगा। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करें तो बैंक असेसमेंट कैसे करता है। बैंक उसकी CIC फैच करता है, यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज से उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पता लगाता है। फॉर एग्जांपल अभी के केस में समझ लीजिए सिबिल निकालता है, एक्सपीरियन निकालता है, क्विफैक्स निकालता है। अलग अलग 4 कंपनीज है, उससे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री निकालेगा, जिससे वो ये जज करेगा कि उसकी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, यानी कि वो हमारा लोन को रीपे कर देगा या नहीं कर देगा। तो फर्स्ट उसमें निकालता है रीपेइंग कैपेसिटी क्या है बोरोवर की, उसकी पास हिस्ट्री वगैरह सब कुछ चेक करके। सेकंड उसमें बैंक के पास क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी रखी जाती है, कि मतलब जैसे हाउसिंग लोन आप ले रहे हो तो आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग की सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट आपको लोन एडवांस किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से 30 लाख आपने अपनी तरफ से RBI के जो मार्जिन नॉर्म्स है उनको पूरा करते हुए आपने 30 लाख अपनी साइड से पे किया, और 70 लाख जो है बैंक ने आपको लोन एडवांस कर दिया। अब इस केस में आप क्या करते हैं, बैंक को आप सिक्योरिटी देते हैं, जो ये आपका हाउसिंग जो हाउस का बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, वो आपने बैंक को दिया एज ए सिक्योरिटी, और जो बैंक इस केस में बन गया उसको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। यानी बैंक ने जो लैंडिंग आपको दी है वो अगेंस्ट दी सिक्योरिटी दी है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर पहली टर्मिनोलॉजी यहाँ से हमारी आ गई। उसके अगेंस्ट में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, जो आपको पैसा मिला वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक ने दे दी, और जो ये सिक्योरिटी है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। सिमिलरली एमएसएमई का केस हो सकता है, उसमें भी असेसमेंट का हमारा जो तरीका रहता है वो पहले जो एमएसएमई खुद एक कंपनी है, मान लीजिए कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उसका कमर्शियल इंफॉर्मेशन निकालते हैं इन्हीं कंपनीज से, देखते हैं कि भाई उसकी खुद की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है उस फर्म की, उसके रेशोज़ कैसे हैं, करंट रेशो, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के रेशो, और ये सारा सब कुछ हम चेक करते हैं, और इंडिविजुअल असेसमेंट भी करते हैं। तो उस केस में सिनेरियो क्या हो सकता है आपका, जो आपके पास सिक्योरिटी है वो क्या है, मान लीजिए स्टॉक्स है उस कंपनी का। मान लीजिए कोई फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मान लीजिए टॉयज़ बनाती है, तो जो टॉयज़ बनाती है और उसके लिए मशीनरी यूज़ करती है, उस मशीनरी का स्टॉक आपके पास हो सकता है, और सेकंड उसमें जो वो टॉयज़ क्रिएट करती है। तो और एडिशनली आपके पास कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिसके अगेंस्ट में आपने वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी होती है। तो ये सारी आपकी फाइनेंशियल एसेट हो जाती हैं। इस तरह से आपका लैंडिंग इसमें गवर्न करता है। अब मान लीजिए जब तक आपका ये पैसा आपके पास आता रहेगा, जब तक आपके पास पेमेंट आती रहेगी, पेमेंट जब तक आपके पास आएगी, तो यानी ये एसेट आपकी परफॉर्म कर रही है, आपको उससे इंटरेस्ट भी मिल जा रहा है प्लस प्रिंसिपल भी मिल जा रहा है, और आपकी एसेट आपको परफॉर्म कर रही है और आपको इनकम जनरेट करके दे रही है। यहाँ तक कोई इशू नहीं आता है। लेकिन इशू कहाँ पर आता है कि जब ये जो भी इंडिविजुअल था हमारा एग्जांपल में, और जो ये एमएसएमई है, इसने बैंक को पेमेंट देना बंद कर दिया, यानी बैंक का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बैंक के पास आना सीज हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये एसेट बैड हो जाती है, ये एसेट एनपीए टर्न हो जाती है। और जब ये एसेट एनपीए टर्न होती है तो रिकवरी मेजर्स के लिए बैंक के पास 2 ही सिनेरियो होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन और आपका सिक्योरिटाइजेशन। और लास्ट जो ऑप्शन बचता है जिसको बैंक जनरली अवॉइड करता है, वो पहले तो यही चाहता है कि हमारी जो हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है वहाँ से हमारे को कंटिन्यूस इनकम मिलती रहे। लास्ट उसमें वो चाहता है कि अगर ये सब प्रोसीजर्स भी बैंक के फेल कर गए हैं तो अल्टीमेटली उसे क्या करना पड़ता है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करना पड़ता है, ESI, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। अब हमने इसमें
जो मेन बात समझनी है कि एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के केस में है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के केस में जब आपकी कोई भी एसेट जो है वो बैड टर्न हो जाती है, यानी नॉन परफॉर्मिंग टर्न हो जाती है, डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तब इस एक्ट के प्रोविजंस को हम अप्लाई करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट का जो मीनिंग है इस एक्ट के अंडर वो क्या है कि नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट और अदर अमाउंट पेबल बाय द बोरोवर टू एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर। देखिए, अब जैसे हमने इसमें समझा पूरे के पूरे एग्जांपल में सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अगेंस्ट द सिक्योरिटी हमारे को लोन दिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो आती है ये सिक्योर्ड क्रेडिटर के केस में अप्लाई होता है, पहली बात तो इस एक्ट का। और जो नॉन पेमेंट ऑफ डेट होगा वो आपके पास आना बंद हो गया, यानी वो अमाउंट जो आपको मिलना था वो नहीं मिल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की, वो एसेट को क्लासीफाई करेगा बैंक एनपीए। जब वो एसेट आपका एनपीए टर्न हो जाएगा तभी आप इस एक्ट के प्रोविजंस को लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो सिनेरियो है इसमें जो डेट सिक्योरिटीज़ का आता है, डेट सिक्योरिटीज़ के केस में क्या होता है कि आपसे जो डेट सिक्योरिटी का जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है वो आपको 90 डेज़ का नोटिस दे, 90 डेज़ का नोटिस दे देगा कि भाई ये पेमेंट कर दो, और उसने नहीं की तो वो भी डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है। जो एनपीए का क्लासिफिकेशन ऊपर हमने बात की है, वो जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं एनपीए के, उनके अकॉर्डिंग ही वो सारा का सारा क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि बैंक्स में हम जनरली देखते हैं 3 तरह के एसेट तो हम डेली बैंकिंग में डील करते ही हैं। जैसे मान लीजिए टर्म लोन है, एग्रीकल्चर एडवांस है और कैश क्रेडिट सीसी लिमिट जिसको बोलते हैं। तो उस केस में एनपीए कब होता है, जैसे मान के चलिए आपका ऊपर वाले लोन के एग्जांपल में 30 जैन 2023 आपकी पेमेंट डेट थी, पेमेंट आपको मिलनी होती थी, ड्यू डेट थी, इस डेट तक बोरोवर ने आपके पास पैसा जमा कराना था। लेकिन क्या होता है कि वो इस डेट को पैसा नहीं जमा कराता है, फिर बैंक का 90 डेज़ तक यही सब चलता रहता है और बैंक को कोई पैसा नहीं मिलता है। तो जैसे ही ये 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे वो एसेट को एनपी टर्न कर दिया जाएगा, जैसे टर्म लोन के केस में। सिमिलरली एग्रीकल्चर एडवांस के केस में क्या होता है कि अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप होती है, शॉर्ट टर्म क्रॉप बोल 12 मंथ तक, यानी 2 क्रॉप सीजन तक अगर आपकी पेमेंट नहीं होती तो अकाउंट एनपीए टर्न हो जाता है। और लॉन्ग टर्म के केस में, क्रॉप के केस में, अगर 1 क्रॉप सीजन तक वो पेमेंट नहीं आती है, उसके ड्यू रहती है, तो वो आपका एनपीए क्लासीफाई हो जाता है। और सीसी लिमिट के केस में भी अगर मान लीजिए 2 सिनेरियो होते हैं, एक आउट ऑफ ऑर्डर का सिनेरियो होता है और एक सिनेरियो होता है कि जब आपने इंटरेस्ट पेमेंट उसको नहीं की होती है। एक थर्ड सिनेरियो भी होता है नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट, वो भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कैश क्रेडिट लिमिट है आपकी और उसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए आपकी 2 लाख की लिमिट सैंक्शन हुई थी और वो क्या होती है कि कंटिन्यूअसली उसमें कोई मान लीजिए चार्जेस डेबिट हो जाते हैं और उसकी वजह से इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है और वो लिमिट आपकी 2,10,000 पे खड़ी रहती है और वो 90 डेज तक आपका वो ओवर ड्रान रहती है और वो लिमिट जो है ऑर्डर में नहीं आती है, तभी भी वो एनपीए टर्न हो जाएगी। सेकंड सिनेरियो क्या होगा कि जो इसमें इंटरेस्ट की जो डेबिट एंट्रीज हैं वो रिकंसाइल नहीं होती, यानी 90 डेज तक उसमें कोई पेमेंट नहीं आता, तभी भी वो अकाउंट एनपीए टर्न हो जाता है। और जो थर्ड सिनेरियो है उसमें वो होता है कि नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट का, आपकी लिमिट एक्सपायर हो गई है बैंक में, लिमिट एक्सपायर होने के बाद वो रिन्यू नहीं हुई है 180 डेज तक, तो भी वो अकाउंट एनपीए टर्न हो जाता है। तो ठीक है, अब तक ये सिनेरियो हो गया कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये एक्ट लागू होता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे डिफॉल्ट के केस में, यानी कि जब आपका अकाउंट एनपीए टर्न हो जाता है, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस केस में करें क्या, कि बैंक के पास क्या ऑप्शन है कि उसकी एसेट एनपीए टर्न हो गई है तो बैंक क्या क्या स्टेप्स उसमें ले सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप उसमें होता है कि भाई वो कोर्ट केस करेगा, सिविल सूट की तरफ जाएगा। और सिविल सूट एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, उसी को अवॉइड करने के लिए इस एक्ट की इनैक्टमेंट हुई थी। तो सिविल सूट में जा सकता है। सेकंड उसमें क्या जा सकता है, वो एसेट को रिकंस्ट्रक्शन करने का ट्राई करेगा कि भाई उस एक्ट को मतलब उस डेट को किसी तरीके से रीस्ट्रक्चर करके वो पैसा किसी तरीके से रिकवर हो जाए। रीस्ट्रक्चर क्या होता है वो अभी हमने समझना है। और थर्ड वो ट्राई कर सकता है कि भाई एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब जिस सिक्योर्ड एसेट के अगेंस्ट उसने लोन दिया है उस सिक्योर्ड एसेट को वो रिडीम कर ले। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटाइजेशन, वो हमने क्यों नहीं बताया है, क्योंकि अभी तक जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो सिक्योरिटाइजेशन का जो केस है वो मास्टर डायरेक्शन है 2021 की, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, वो अभी स्टैंडर्ड एसेट पे ही फोकस्ड है। अभी रिसर्च पेपर आया 2023 में, अभी जो एनपीए एसेट्स हैं उसके लिए भी वो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसीजर लेके आने वाला है।
तो अब हमने समझना है कि भाई एनपीए टर्न होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट और सिक्योरिटाइजेशन वाला पार्ट कैसे काम करता है। इवन परफॉर्मिंग एसेट के केस में भी सिक्योरिटाइजेशन काम करती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटाइजेशन क्या है वो समझना है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या है वो समझना है। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि भाई स्पेशलाइज्ड एंटिटीज होती हैं जिनको एआरसीज बोलते हैं, यानी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और वो लेटर क्लासिफाइड है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने अपना आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लिया और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सारी चीज़ें हो गई हैं। तो जो एआरसी ने स्पेशल यानी एक स्पेशल एजेंसी होगी, वो क्या करेगी, वो एक्वायर करेगी, मैनेज करेगी डिस्ट्रेस एनपीए एसेट्स को। मतलब जो ये बैंक के पास एसेट्स थे, ये एसेट्स बैंक के थे, तो इस बैंक को, इस एसेट्स को एआरसी ने एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद उसने क्या प्रोसीजर करे कि भाई मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी, उसके अगेंस्ट लोन था, तो उस पर उसको कोशिश करेगी कि वो इसको लीज पे चढ़ा दे, वहाँ से कुछ रिकवरी करने का ट्राई करे। सेकंड वो ट्राई कर सकती है कि भाई ये 20 साल में लोन पे होना था, उसकी वजह से मान लीजिए ईएमआई 8,000 रुपये थी, तो वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके ये ट्राई कर सकती है कि इसको 20 की बजाय 30 कर देते हैं, और 30 करने की बजाय ये हमारी ईएमआई की वैल्यू जो है वो कुछ कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 6,000, और अभी बोरोवर की रीपेइंग कैपेसिटी इतनी है कि वो 6,000 रीपे कर सके, उसका भी ट्राई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एसेट का ट्राई कर सकता है, मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड करेगा कि भाई इनकी वजह से मतलब ये प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इनको हटाइए, अपनी मैनेजमेंट बैठाइए और कोशिश करिए, हर स्टेप लीजिए ये लोन हमारा रिकवर हो जाए। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं ये एक्ट में भी डिफाइंड है। तो ये सारे का सारा जो तरीका है वो हो गया आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन है उसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो ये एआरसीज है ये क्या है, अंडर सेक्शन 3 रजिस्टर होती हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी सारी रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट। इसका रजिस्टरिंग अथॉरिटी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और ये जो बिजनेस है दोनों तरह का कर सकती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस कर सकती है और सिक्योरिटाइजेशन का भी बिजनेस कर सकती है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो प्रेस्क्राइब की गई हैं। वो क्या है कि भाई जब ये अपना बिजनेस कमेंस करेगी, जब ये बिजनेस अपना स्टार्ट करेगी सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन का, तो एआरसी के पास एक मिनिमम नेट ओन्ड फंड होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ नेट ओन्ड फंड उसके पास होना ही चाहिए, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और वो नेट ओन्ड फंड कितना होना चाहिए, इस एक्ट में लिखा है कि भाई 2 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए, और आरबीआई चाहे तो वो प्रेस्क्राइब कर सकती है हायर लिमिट। ठीक है, तो इसी के तहत आरबीआई ने 2017 में जो नेट ओन्ड फंड की रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया है। अगर आप अपनी बुक देखने जाएंगे, जो आपकी ये मैकमिलन की बुक है सीआईबी की, इसमें ये मेंशन नहीं है कहीं भी, और लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि एआरसी के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम नेट ओन्ड फंड आपका 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझनी है, जो एक नया कंसेप्ट है, एक जो इससे पहले हमारे किसी भी लेजिस्लेशन में नहीं था 2002 से पहले, वो है सिक्योरिटाइजेशन का। देखिए मैंने लास्ट वीडियोस में आपको समझाया है, आपने अगर एक्शनेबल क्लेम्स की मेरी वीडियो देखी होंगी, तो जो एक्ट्स हैं हमारे, जैसे मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सिक्योर्ड एसेट्स के लिए कुछ ना कुछ एसेट होते हैं हमारे पास, लेकिन इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड जब डेट होती थी, तो अनसिक्योर्ड डेट के केस में अगर मान लीजिए आपने रिकवर करनी होती तो आपके पास एक्शनेबल क्लेम का एक ऑप्शन होता था। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन आने के बाद एक ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि मतलब सिक्योर्ड डेट भी आपकी ट्रांसफर की जा सकती है, असाइन करी जा सकती है, जो एआरसीज को, जो हमने ऊपर वर्ड समझा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, सिक्योर्ड एसेट होते हुए भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए जैसे हमने ऊपर अभी एक बैंक की बैलेंस शीट समझी थी, तो उसमें सिनेरियो क्या हो रहा था, मान लीजिए 150 करोड़ की मैंने लैंडिंग कर रखी है, उस 150 करोड़ की लैंडिंग में मान लीजिए मैं फर्दर लैंडिंग करना चाहता हूँ, तो मेरा ये 150 करोड़ फंसा हुआ है, तो मेरे को इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं फ्रेश डिपॉजिट रेज करूँगा, फ्रेश डिपॉजिट की डिमांड करूँगा, या फिर क्या करूँगा, कुछ डेट रेज करूँगा। तो अब इन सिनेरियोज में सारे में क्या होता है कि मेरा एक तो डेट इक्विटी रेशियो खराब हो जाएगा, मेरी कंपनी ओवर लीवरेज हो जाएगी, ये सारे सिनेरियो मेरे को एक बैलेंस शीट मैनेज करने में मेरे को फेस होंगे। तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इस 150 करोड़ को मैं किसी को साइन कर दूं, या तो मान लीजिए डिस्काउंट पे भाई मेरा 150 करोड़ का लोन है यार, 130 करोड़ में ले ले, ठीक है, ये मैंने किसी को साइन कर दिया और वहाँ से मेरे पास फंड्स आ गए इजीली, और वो ये पैसा वो उस एंटिटी को रिकवर करता रहेगा। तो ऐसे केसेस में भी सिक्योरिटाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब वो सिक्योरिटाइजेशन की प्रक्रिया काम कैसे करती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी क्या।
तो ये क्या है, बेसिकली एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें क्या किया हमने, इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स को, जैसे कि हमारा भी मान लीजिए कोई 100 करोड़ का पोर्टफोलियो था, उसमें धीरे धीरे पैसा करके आ रहा था, धीरे धीरे पैसा करके हमारे पास आ रहा था, तो वो एक तरह से इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट थी, उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, ट्रेडेबल सिक्योरिटी में, और उसको एक्वायर किया किसने, एआरसी ने। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे ऊपर हमने समझा कि भाई सिक्योर्ड एसेट के अगेंस्ट बैंक ने किस तरह से हमारे को लोन एडवांस किया। तो जो बैंक लोन एडवांस कर रहा है, हमारे को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उस बैंक को बोलते हैं हम ओरिजिनेटर बैंक। और जो आप हैं, मान लीजिए इंडिविजुअल थे, आपने पैसा देना है बैंक को, आप कहलाएंगे इस एक्ट में ऑब्लिगर। आपने पैसा बैंक को पे करना है, आप ऑब्लिगर हैं, और ओरिजिनेटर बैंक ने आपको पैसा दिया हुआ है। सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट के अगेंस्ट में आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली हुई है। तो अब इसमें क्या होगा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म किया जाएगा। मान लीजिए एआरसीज ही हैं, एआरसी आपकी बनी हुई है। एआरसी को क्या होगा कि बैंक क्या करेगा, अपनी की सारी सिक्योर्ड एसेट जो इसके पास ये थी, बैंक ने इसको ट्रांसफ़र कर दी, बैंक इसको ट्रांसफ़र कर देगा ये सारी सिक्योर्ड एसेट, और बदले में ये जो एसपीवी है, ये सिक्योर्ड एसेट ट्रांसफ़र होने के बाद ये इसको क्या करेगी, पेमेंट कर देगी, पैसा दे देगी। अब जो ये सिक्योर्ड एसेट ट्रांसफ़र हुई है, इसके लिए जो पेमेंट ये एआरसी रेज कर रही है, वो दो सिनेरियो से कर सकती है। या तो उसके पास खुद के फंड्स इतने हो, वहाँ से कर लेगी। अब जैसे मिनिमम नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट ही 100 करोड़ है। मान लीजिए कोई 100 करोड़ में एआरसी रजिस्टर्ड है और उसके पास 200 करोड़ का पोर्टफोलियो आता है, तो उसके लिए तो संभव नहीं है इस तरह की कोई भी चीज़ करना। तो या तो वो अपने खुद के फंड से ऐसा कर ले, या सेकंड सिनेरियो उसके पास क्या होता है कि भाई वो ये पैसा रेज करेगी क्वालिफाइड बायर से, कि मान लीजिए 200 करोड़ है, इसको ये बेचना है, तो वो क्वालिफाइड बायर्स के पास जाएगी और सिक्योरिटी रिसिट इशू करेगी कि मान लीजिए ये जो मेरा फाइनेंशियल एसेट है, इसमें एक अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है सभी लोगों का। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को इस एसेट का ये पोर्शन दे दो, ऐसा नहीं है। अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के अगेंस्ट में क्या होगा, क्वालिफाइड बायर्स को सिक्योरिटी इशू कर दी जाएगी, रिसिट इशू कर दी जाएंगी, अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट्स की उनको सिक्योरिटी रिसिट इशू कर दी गई, और वहाँ से उसको इस सिक्योरिटी रिसिट को ये लोग सब्सक्राइब करेंगे, और उस सब्सक्रिप्शन से जो पैसा आएगा उससे सारा का सारा आपका जो है ये फंड रेजिंग होगी, और इस तरह से बैंक को ये फंड रेज कर करके ये पैसा बैंक को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है इसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। अब इसमें आपने अलग अलग वर्ड्स समझे हैं, वो क्या क्या वर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने समझा क्वालिफाइड बायर्स, मैंने वर्ड यूज़ किया। तो क्वालिफाइड बायर्स में आप ये मान लीजिए, ये समझ लीजिए, इस एक्ट में ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए आप हैं और आप कहीं जा करके भाई मेरे को सिक्योरिटी रिसिट परचेज करनी है, आप ऐसे सिनेरियो में आप नहीं कर सकते। क्वालिफाइड बायर को डिफाइन किया गया है, कोई भी या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी, बैंक होगी, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होगा, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगी, यानी एक तरह से बहुत ही एस्टेब्लिश टाइप के जो इंस्टीट्यूशन है वो इसमें खरीद सकते हैं। सेकंड एआरसी चाहे तो खुद भी, एज ए मैंने बताया कि उसके पास दो सिनेरियो हैं, या तो खुद से ले ले या फिर वो रिसीट इशू कर दे, तो एआरसी भी उसको खरीद सकती है। सेकंड है कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड के भी आप पे इन्वेस्ट कर रही हो, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर जो उसने रेगुलेशन बनाई हुई है उसके तहत वो जो रेगुलेटेड है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कोई ऐसी एनी अदर बॉडी जो आरबीआई चाहे, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो, सॉरी आरबीआई नहीं, सेबी जो है वो स्पेसिफाई करती है, तो वो भी इसमें उसको खरीद सकती है। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के केस में आरबीआई, और जब बॉडी कॉरपोरेट होगा तो सेबी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये दो डिफरेंस है इसमें। तो ये सब हो गए आपके क्वालिफाइड बायर्स। एआरसी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने सारा सिनेरियो, एक ओवरव्यू अब यहाँ से हमारे पास आता है, दोबारा समझ लेते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन एडवांस किया, लोन की पेमेंट आ रही थी, कोई इशू नहीं था, लोन की पेमेंट आनी बंद हो गई, अकाउंट एनपीए क्लासीफाई हो गया, अकाउंट एनपीए क्लासीफाई हो गया, अकाउंट ने पैसा देना बंद कर दिया। अब बैंक के पास अलग अलग सिनेरियो आए कि भाई उस पैसे को रिकवर करने के लिए सिविल सूट की तरफ चला जाए, या उसका रिकंस्ट्रक्शन कर ले, उसका सिक्योरिटाइजेशन कर ले, या सिक्योरिटी को एनफोर्स कर ले। ये सारे सिनेरियो बैंक के पास आए। अब मान लीजिए इन सिनेरियो आने के बाद कोई भी जिसके अगेंस्ट ये मेजर्स लिए जाएंगे उसका कुछ ग्रीवेंस हो सकता है, कि मान लीजिए वो कहेगा कि भाई मेरे साथ तो मान लीजिए एडिक्वेटली मेरे को
मौका नहीं दिया गया, या कोई भी डिस्प्यूट, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है, तो वो डिस्प्यूट किसके पास जाएगा? अब आपने एक्ट की शुरुआत में एक बात समझी है कि ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं करता है, मतलब सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार करता है। तो इन केस ऑफ कोई भी डिस्प्यूट कहाँ पे आदमी जाएगा? तो इसके लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटीज को पावर दी हुई है सरफेजी में कोई भी सुनवाई करने के लिए, और इसके अगेंस्ट कोई मान लीजिए अपील है तो अपीलेट के लिए डीआरएटी बनाया हुआ है। और डीआरटी और डीआरएटी कौन से एक्ट में डिफाइंड है? ये आपके रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, जो पहले के जिसका नाम होता था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करके होता था, अब रिकवरी ऑफ डेट ड्यू एंड बैंक्रप्सी एक्ट इसका नाम हो गया है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, इसको अमेंड कर दिया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो और जो अपील की कंडीशन वो है, वो क्या है कि भाई सेक्शन 8 में दी हुई है, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 में 45 डेज में जब आपको जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद 45 दिन तक आपके पास टाइम है, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। और ट्रिब्यूनल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मेरा 100 करोड़ का केस था, तो 50% ऑफ द क्लेम अमाउंट जो है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा डीआरटी में जाने के लिए। और अगर आप कोई जस्टिफिएबल ग्राउंड देते हैं तो डीआरटी उसको चाहे तो डीआरएटी चाहे तो उसको रिड्यूस भी कर सकती है। ठीक है, ये सारा का सारा सिनेरियो हो गया हमारा, जिसमें हमने सब कुछ समझ लिया कि किस किस तरह से इस एक्ट ने काम किया, किस किस तरह से इसकी डेफिनेशन वर्क करी। अब जो हमने इसमें एक मिसलेनियस डेफिनेशन सारी समझनी है, जो हमने बार बार इसमें बोला है, कुछ वर्ड्स हमने बार बार बोले हैं, उनकी मिसलेनियस डेफिनेशन, और लास्ट इसमें हमने देखना है कि इस आपकी बुक में क्या क्या क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, वो सारे के सारे हम इसमें सॉल्व करेंगे। जितना हमने पढ़ा है उससे हम सॉल्व कर पाते हैं नहीं, ये भी देखेंगे। तो बोरोवर की बेसिक डेफिनेशन है, बोरोवर में जो कोई भी बैंक में जो लोन लेने गया, जैसे मान के चलिए इस केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, इंडिविजुअल था, वो सारे बोरोवर हैं। इसमें एडिशन क्या है कि जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो होते हैं ना, जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 में डिफाइंड है, ये भी बोरोवर में आते हैं। ठीक है, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने दी है। ठीक है, गारंटी कोई इसमें दी हुई होती है, मान लीजिए गारंटी भी इस केस में बोरोवर के केस में आता है। मॉर्गेज, प्लेज, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बोरोवर की डेफिनेशन में आती हैं। अब आपके आप सामने एक डाउट आ सकता है कि आप पूछ सकते हैं भाई प्लेज तो ये एक्ट डील ही नहीं करता है, तो फिर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखिए, ये डेफिनेशन बोरोवर की है, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि कोई प्लेज है तो ये एक्ट सारा का सारा एप्लीकेबल ही हो जाएगा, ये बोरोवर की डेफिनेशन है। ठीक है, अब फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने ऊपर समझा ही था। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होगा? कोई भी लोन, एडवांस दिया, डिबेंचर दिया, बॉन्ड दिया, गारंटी दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट एस्टेब्लिश किया, कोई फाइनेंशियल लीज हो गया, कंडीशनल सेल, एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका असाइनमेंट हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सारी की सारी आपका परचेज ऑफ डेट सिक्योरिटी, ये सारी की सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस में आती है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कोई भी पैसे का लेन देन हो गया हमारा। अब ये फाइनेंशियल एसेट में बहुत काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आपको नजर आएंगे, ये कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। इसमें भी वही बताया गया कि कोई क्लेम टू एनी डेट हो गया, कोई भी डेट है उसमें मेरा क्लेम है, मान लीजिए रिसीवेबल्स है, जैसे एमएसएमई में आप पढ़ते हैं रिसीवेबल्स आपके होते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, मतलब फाइनेंशियल एसेट में हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, चार्ज, प्लेज, ये सारी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से आप एक तरह से आपकी कोई एसेट क्रिएट होती है अगेंस्ट में, पैसे के अगेंस्ट में जो भी किसी भी तरह की एसेट क्रिएट होती है, उसको हम इसमें फाइनेंशियल एसेट मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमने जब ऊपर एक चीज़ समझी थी, और जब एक डिस्कशन में एक चीज़ वर्ड हमने यूज़ किया था, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, मतलब जब क्वालिफाइड बायर्स थे वो कोई भी सिक्योरिटी परचेज कर रहे थे, ठीक है, या फिर मान लीजिए जब आप लोन लेने गए तो कोई मॉर्गेज क्रिएट हुआ, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने दी, उसके अगेंस्ट लोन दिया, तो वो सारे के सारे सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत होते हैं ये काम। सिक्योरिटी एग्रीमेंट बेसिकली ये मान लीजिए कि एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब कि एक्चुअल में तो ये एसेट इसके पास नहीं गई है। जैसे मान लीजिए ये लैंड था ए, और ये ए का लैंड है, ये बी बैंक है, ये लैंड लेकर के अपना मान लीजिए इसके पास जाता है कि लोन लेने के लिए, तो जो लैंड मॉर्गेज करता है, तो मॉर्गेज जब ये करता है तो ये लैंड इसके पास ट्रांसफ़र नहीं होती है, इसके पास सिर्फ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है कि भाई अगर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट मैं अलग अलग मेजर्स ले सकता हूँ, तो इसका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो जो ये इस तरह का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसको इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले डॉक्यूमेंट को सिक्योरिटी एग्रीमेंट बोलते हैं।
सिक्योर्ड एसेट हम समझ ही चुके हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर भी हम समझ चुके हैं ऊपर जब हमने बैंक का लैंडिंग प्रोसीजर देखा था। इसमें बस ये है कि डिबेंचर ट्रस्टी भी इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर और ये सारी बेसिक डेफिनेशन हमारी ऊपर क्लियर हो गई हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। सिक्योर्ड डेट भी होगी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट मैंने आपको समझा दिया है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या हो गया कि अलग अलग, एक बार थोड़ा सा एलेबोरेट और कर देता हूँ मैं। एक प्रॉपर्टी में अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट मेरे हो सकते हैं, ठीक है। कि भाई मान लीजिए मेरा लीज का एक राइट हो सकता है, मेरे को इसको सेल करने का राइट हो सकता है, मेरे को किसी को इसकी पोजीशन देने का राइट हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टी में मेरे बहुत सारे राइट होते हैं। तो एनी काइंड ऑफ राइट जो होता है ना, अगर क्रिएट कर दिया जाए तो वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब राइट टाइटल इंटरेस्ट एनी काइंड हो गया ना, मतलब कि जो सेक्शन 31 में डिफाइंड ना हो, स्पेसिफाइड, इसमें वो सारे के सारे आ जाते हैं। यानी कोई भी मॉर्टगेज हो गया, चार्ज हो गया, हाइपोथिकेशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, कोई भी राइट इसमें जो क्रिएट हो जाएगा आपका इन फेवर ऑफ आपका, मान लीजिए सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो वो आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब सारी की सारी डेफिनेशन हमारी कवर हो गई हैं और पूरा का पूरा एक्ट हमने यहाँ पर समझ लिया है, मतलब डेफिनेशन पार्ट। इसके बाद हमने एनफोर्समेंट समझना है। उससे पहले जो सारे के सारे आपके बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बुक्स में जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि हम जितना हमने पढ़ा है अब तक उसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसमें है कि सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेज सिक्योरिटीज ऑल्सो। देखिए मैंने पहले की वीडियोस में बताया था, मैं लिंक डाल देता हूँ, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने यही समझा था कि एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ नहीं है, जिसमें हमने 3-4 सिनेरियो बताए थे। जैसे मान लीजिए एयरक्राफ्ट का केस है, प्लेज है, कोई लीन है, ऐसा कोई अमाउंट जो 1 लाख से कम है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 20% जितना हमने लैंड किया उससे 20% इससे कम है तो भी, और एग्रीकल्चर सिक्योरिटी है तो भी। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो देखे थे जिसमें सरफेसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो प्लेज्ड सिक्योरिटीज़ के केस में वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील किया जाता है। तो प्लेज सिक्योरिटीज़ के केस में सिर्फ सरफेसी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। फॉर एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटी कोर्ट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड इवन फॉर एक्शंस अंडर द सरफेसी एक्ट। इस एक्ट का पर्पज ऑफ इनेक्टमेंट ही ये था कि कोर्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। ऑब्वियसली एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटी के लिए कोर्ट इंटरवेंशन अब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड इसमें क्या है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू नोटिस फॉर इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी अंडर सरफेस एक्ट ओनली इफ द सिक्योरिटीज आर नॉट इन पोजीशन ऑफ क्रेडिटर एंड ओनली व्हेन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में ही एनफोर्समेंट की सारी प्रक्रिया हम कर सकते थे, हमने ऊपर देखा है, समझा है। इफ द बोरोवर डज नॉट पे विद इन डैश डेज ऑफ नोटिस बाय द सिक्योर्ड द क्रेडिटर कैन। देखिए ये क्वेश्चन ना एनफोर्समेंट का पार्ट है। ये आपकी बुक क्या करती है कि क्वेश्चंस जो हैं वो कोई सीक्वेंशियली नहीं देती है। मतलब ये पार्ट जो है अभी कवर ही नहीं हुआ है, इसने क्वेश्चन पूछ लिया है। स्टिल मैं बता देता हूँ इसमें क्या है कि जो नोटिस दिया जाता है एनफोर्समेंट का वो 60 डेज का डिमांड नोटिस होता है। 60 डेज के डिमांड नोटिस तक अगर हम जो है पेमेंट नहीं करते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर वो उसकी सिक्योरिटी की पोजीशन ले सकता है। बस इसमें इतना ही है, ठीक है। फिफ्थ क्या है इसमें, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर रीपेमेंट ऑफ ड्यूज द बोरोवर इज लीगली प्रिवेंटेड फ्रॉम। ये भी देखिए ये भी एनफोर्समेंट का ही पार्ट है, ये भी अब तक कवर नहीं हुआ है, चैप्टर में भी कवर नहीं है आपके। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका नोटिस आता है ना तो आप अपनी एसेट्स जो है, मान लीजिए मैंने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया था तो ये मेरा राइट चला जाता है, ठीक है। मैं इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, तो यानी बोरोवर इज लीगली प्रिवेंटेड, इसका आंसर ट्रू है, ठीक है। 6 इसमें क्या है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर डीएम, ये भी आपका अंडर सेक्शन 14 है, ये भी अभी इस में कवर नहीं हुआ है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ट्रू है। इसमें क्या है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे ये आपको क्या है उसकी फिजिकल पोजीशन दिलाएंगे। मान लीजिए मेरा घर है, मैं इसमें रहता भी हूँ, तो बैंक को राइट नहीं है कि वो जा करके मेरे को धक्के मार के निकाल देगा और मेरी पोजीशन ले लेगा। तो मुझे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेनी होती है, ये उसी बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग एम्पावर्ड होते हैं, ठीक है।
When the management of company is taken over by the secured creditors, the director of such companies are entitled to compensation. बिल्कुल फॉल्स है। एक कंपनी आपने डुबो दी और उसके बाद आपको कंपनसेशन किस बात का मिलेगा? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई कंपनसेशन का प्रावधान है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? when any bank or financial institution obtains चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी विद विच अथॉरिटी। ये देखिए, जो फोर्थ पिलर था ना हमारा, फोर्थ पिलर क्या था कि सेंट्रल रजिस्ट्री में वो चार्ज हमारे को रजिस्टर करना होता है। जब भी कोई हम एक लोन की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो सारी की सारी आपकी एक रजिस्ट्री को आपने बतानी होती है, जिसको सेंट्रल रजिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन कैन द प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 बी इन्वोक्ड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द चार्ज प्रॉपर्टी। चार्ज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में शुरू में ही बात करी है कि जब आपको प्रोविजन अप्लाई करने हैं तो अकाउंट को क्लासिफाई होना पड़ेगा एज एनपीए। जो इसमें डिफ़ॉल्ट जो डिफाइंड किया गया है, डिफ़ॉल्ट इसमें माना गया है जब वो अकाउंट एनपीए हो जाए। जब हम आगे फ्यूचर की क्लासेस में आईबीसी देखेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसमें देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन कुछ समवट डिफरेंट होती है, अलग होती है। इस एक्ट में डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन क्या है कि अकाउंट आपका एनपी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट के दो क्वेश्चन क्या है इसमें? वेदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर रिसेबल आर प्रॉपर्टी। सबसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो वीडियो सीरीज देखी थी हमने, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसमें हमने समझा था प्रॉपर्टी डिफाइन करी गई थी कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो जो फ्यूचर रिसेबल्स भी होते हैं वो जो वो प्रॉपर्टी होते हैं। इस बात से मतलब नहीं है कि वो चार्ज है लेंडर को नहीं है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी होते हैं। फ्यूचर रिसेबल्स आर प्रॉपर्टी, यस, सिंपल। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग विच फंक्शंस इज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का कंपनी का फंक्शन क्या है? सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का जो ऊपर पूरा डायग्राम देखा था हमने, उसमें मेन फंक्शन है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द ओरिजिनेटर। ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो सारे के सारे बुक्स के हमारे क्वेश्चन भी कवरेज हो गए हैं। इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ लिया कि बैंक के लोन दे स्टार्ट होने से लेकर के डिफ़ॉल्ट होने तक किस तरह से हमारा पूरा का पूरा एक्ट काम करता है, और सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने इसमें डील कर दिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। ये मेरे बारे में है, ये वीडियो मैंने प्रेजेंट की है, ये मेरी एजुकेशन है और ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं। करंटली मैं एक पीएसबी में वर्किंग हूँ और मैंने जिन सर्टिफिकेट्स का कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे मैंने पास किए हुए हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियोज़ में हमने देखना है कि एआरसीज़ का रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन, ये सारी प्रोसीजर्स कैसे काम करते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैसे काम करता है, और उसके बाद एक्ट में कुछ ऑफेंस एंड पेनल्टीज दी हुई हैं वो भी सारा समझना है। उसके बाद ये सब सिनेरियो होने के बाद हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करेंगे आपका रिकवरी ऑफ डेट वाला जो एक्ट है वो कंप्लीट करेंगे, और इससे के बाद जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की इंट्रोडक्शन है। तो आई होप आपका आज का वीडियो समझ आया होगा, आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि सारा का सारा कि फ्रेमवर्क कैसे काम करता है हमारा, और आपने क्वेश्चंस देख के भी ये समझ लिया होगा कि इजीली हैंडल किए जा सकते हैं हमारे कंटेंट से। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा पेपर में परफॉर्म करना। आपके सीआईबी के पेपर में मार्क्स सिक्योर करना कोई इशू नहीं होगा अगर आप इनको सारी चीज़ों को समझते हैं। तो आप सभी से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।